नमस्ते दोस्तों। हमारी स्पेशल क्लास एसएससी सीईटी में हम बात कर रहे थे स्वराज के लिए संघर्ष। इससे पहले हमने आपको बता रहे थे स्वराज के लिए संघर्ष, किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण वो हमारा क्लास डिसकंटिन्यू हो गया और उसी को आगे चलते हुए पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं स्वराज के लिए संघर्ष। बात करते हैं उस वक्त कैसे नरम दल और गर्म दल में विभाजन हुआ कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की। यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी व गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। विवाद का केंद्र था रास बिहारी घोष थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। हम आपको बता दें, उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, यानी गर्म दल जो थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने और यही मेन कारण था इस अधिवेशन में विरोध का। कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन लिए जाने के बावजूद गर्म दल के विचार देश भर में फैलने लगे और गर्म दल का अधिक दमन होने लगा। परिणाम स्वरूप 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा निर्वासित कर दिया गया। इसके अलावा विपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया और 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा निर्वासित कर दिया गया। वहीं चिदम्बरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। यानी इस तरह गर्म दल के नेताओं को अलग अलग जगह भेज दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को बर्मा निर्वासित कर दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल दे दी गई और चिदम्बरम पिल्लाई का अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और सरकारी दमन का जनता ने कड़ा मुकाबला किया और बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल भी की और इस तरह सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गर्म दल में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, जो कि नरम दल से आते थे। और उन्हीं दौरान आए मार्ले मिंटो सुधार, जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए थे। अब बात करते हैं हम उन मार्ले मिंटो सुधारों की। सरकार ने एक और दमन की नीति को तीव्र बनाया तो दूसरी ओर नरम दल वालों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस एक्ट यानी मॉर्ले मिंटो सुधार के दौरान इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों यानी सभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। कि निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा नहीं बल्कि जमींदारों, व्यापारियों, विद्यालयों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने गए थे। हम आपको बता दें 1909 में ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और उस समय मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। यानी जो मार्ले मिंटो सुधार जो नाम बना वो बना है मार्ले, जो कि भारत के सचिव थे, मिंटो जो वायसराय थे, उन दोनों के नाम से बना है मार्ले मिंटो सुधार, जो कि शामिल था 1909 में। जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसे कहा गया था मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि मार्ले उस वक्त भारत के सचिव थे और मिंटो उस वक्त वायसराय थे। हम आपको बताएंगे विस्तार से कभी कि कैसे सचिव की नियुक्ति हुई भारत के अंदर। अंग्रेजों ने इन सुधारों के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में मतभेद करना था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किस एक्ट के दौरान सांप्रदायिक प्रतिनिधि यानी सांप्रदायिकता अंग्रेजों ने शुरू की, तो आपका आंसर होगा 1909 एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करना था। परिषद में कुछ सीटें मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने जाने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखी गई। यानी परिषद के अंदर कुछ सीटें थी जिसमें मुस्लिम ही नेता चुनाव में खड़ा होगा और वो मुस्लिम ही लोगों द्वारा चुना जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया 1909 के एक्ट के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, परंतु धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है
पहली बार ब्रिटिश शासन ने पृथक प्रतिनिधित्व कब लेके आई थी? 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले उस वक्त भारत के सचिव थे, मिंटो वायसराय थे, इसलिए इन्हें मार्ले मिंटो सुधार का नाम से भी जाना जाता है। यह 1909 का एक्ट था। भारत सचिव ने कहा कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। हम आपको बता दें, 1857 के विद्रोह के बाद निरंकुश सरकार स्थापित हुई, वह मार्ले मिंटो सुधारों के बाद भी कायम रही। सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। समूचे ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पूछने वाले एकमात्र भारतीय थे। एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? आपका आंसर होगा सत्येंद्रनाथ सिन्हा। इसके अलावा जिस तरह से बंगाल विभाजन के बाद लोगों का विरोध हुआ, तो उसी दौरान 1911 में होता है दिल्ली दरबार। बात करते हैं उस दिल्ली दरबार की। 1911 में दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रथम घोषणा में 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरी घोषणा में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अब बात करें एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? राजा जॉर्ज पंचम ने। हम आपको बता दें, दिल्ली दरबार आयोजन हुआ 1911 में, और उस दौरान जो ब्रिटेन के राजा है वो थे जॉर्ज पंचम, और उनकी रानी ने भाग लिया। इन्होंने आयोजन नहीं किया, आयोजन दिल्ली दरबार भारत में हुआ, लेकिन जो ब्रिटेन के जो राजा आए थे भारत में वो थे जॉर्ज पंचम, जिनकी मूर्ति अभी हाल ही में इंडिया गेट पे बनी हुई थी, और इनकी मूर्ति की जगह ही अब लगेगी। कल ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, इनकी मूर्ति की जगह लगेगी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। इन अवसरों पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रथम घोषणा में 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरी घोषणा में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। बात करें दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए और उनकी रानी आई, और इस दौरान तो बड़ी जो घोषणा थी वो थी 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब किसी प्रकार कोई विभाजन नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी घोषणा, जो अब तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, अब उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है, और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी दिल्ली। और इसी दौरान अब उदय होता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की। हम आपको बता दें, देश के कुछ लोगों में क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन के सशस्त्र क्रांति के जरिए खत्म करने में विश्वास रखते थे। यानी अब देश में कुछ ऐसे समूह बन गए जिनका मानना था कि अगर ब्रिटिशों को भगाना है, यानी अंग्रेजों को भगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हथियार से इनका खत्म किया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए, जिसमें ये अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। ये संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे, जिनमें महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति प्रमुख थी। बात करें अभिनव भारत सोसाइटी, जिसकी स्थापना वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इनके सदस्यों ने ब्रिटिश अफसरों और पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों और मुख्य ब्यूरो गवर्नरों तथा वायसराय के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की। और इसी दौरान होता है मुजफ्फर बम कांड, जो कि 1908 में हुआ था। हम आपको बता दें, आपको वैसे भी याद करना पड़ेगा कि मुजफ्फर बम कांड कब हुआ था। 1908 में हुआ था, क्योंकि अक्सर एग्जाम में अरेंज आता है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मुजफ्फर बम कांड 1908 में हुआ था। बताते हैं हम क्या था मुजफ्फर बम कांड। डीएच किंग्सफोर्ड कलकत्ता के एक क्रूर मजिस्ट्रेट था, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी, और परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश के पद पर भेज दिया था। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बोस व चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका
और इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच गया, पर किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्र मारे गए। यही है किंग्सफोर्ड बम कांड, जो कि बोस और चाकी गए तो थे हमला करने किंग्सफोर्ड पे, लेकिन गलती से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्र मारे गए। इसके अलावा हम आपको बता दें, इस घटना से आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कलकत्ता के मणिकतुला गार्डन हाउस पर अनेक क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के कारण पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और अरविंद घोष और वरिंदर कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। इस मुजफ्फर कांड के बाद में परिणाम स्वरूप कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया, जिसके पश्चात उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियां त्याग दी और पौंडीचेरी चले गए। उस समय पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। वहां अरविंद घोष ने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की और ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक तिरुनेलवेली के कलेक्टरों की गोली मारकर भी हत्या कर दी गई थी। उस दौरान एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ऑरोविले आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने की। इसके अलावा बात करते हैं हम अब उस दौरान हुए हार्डिंग बम कांड के बारे में। क्या था हार्डिंग बम कांड? 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ और 23 दिसंबर 1912 में कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित का दिन निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया, जिसे हार्डिंग घायल हो गए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था और इस सिलसिले में अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद के ऊपर मुकदमा चलाया गया और तीनों को फांसी दे दी गई। भारतीय क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में अपने केंद्र स्थापित किए गए और भारत के बाहर काम करने वाले कुछ क्रांतिकारियों में थे मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, DVS अय्यर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर यानी VD सावरकर, उपदौला सिंधी, मानवेंद्र राय। हम आपको बता दें, उस दौरान हो रहे आंदोलनों का प्रभाव